स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने इसकी पहले वाली क्लास में देखा था कि कौन सा क्या विशेषण देखे थे हम, विशेषण, और विशेषण के चार भागों की बात हम कर चुके हैं। कौन से चार भागों की बात, कौन कौन से? हमने देखा था गुणवाचक विशेषण, हमने देखा संख्यावाचक, देखा परिमाणवाचक, और चौथा हमारा था संकेतवाचक। संकेतवाचक या जिसे हमने बोला था संकेतवाचक, या फिर जिसे हमने बोला था सार्वनामिक विशेषण। क्या बोला था हमने? सार्वनामिक विशेषण। और हमारा पांचवा विशेषण बचा हुआ था जिसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं, और उसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण विशेषण के बारे में भी बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा क्या था? पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण में, और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा कि हाँ ये विशेषण भी होता है, लेकिन यह है रियल में अगर पूछा जाए तो यह विशेषण है। और इस विशेषण का अर्थ यह होता है, इस विशेषण का अर्थ यह होता है कि जब भी कभी संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाई जाती है, किससे? संज्ञा शब्दों से जब विशेषण बनाई जाएगी उसे बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक विशेषण। कब? जब संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाई जाए उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसे? अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि व्यक्तिवाचक विशेषण कैसा होता होगा, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएंगे हम। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, मैं बोलता हूं कि अर्थ में अर्थ क्या है? एक संज्ञा है। अगर मैं बोलता हूँ आर्थिक, देखिए संज्ञा शब्द से ही विशेषण बना है, अर्थ से आर्थिक। अगर मैं बोलता हूँ कि मुख, क्या? मुख मतलब मुंह हो गया। अब मुख से ही देखिए क्या हो गया? मौखिक शब्द। तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए यह एक शब्द है जो कि संज्ञा है, और संज्ञा से विशेषण बन रहा है। क्या? संज्ञा से विशेषण बन रहा है। देखिए आर्थिक क्या होता है? यह विशेषता बताता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ भारत आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र है। क्या? संपन्न राष्ट्र है। तो देखिए यह क्या है? आर्थिक रूप से यह विशेषता बता रहा है किसकी? संपन्न राष्ट्र होने की। तो विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो संज्ञा क्या है? यहाँ पे भारत संज्ञा है, और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? आर्थिक। जो यह शब्द दिख रहा है आपको आर्थिक शब्द, वह उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या? विशेषण। जो आर्थिक शब्द है उसे बोलेंगे विशेषण। वैसे ही और उदाहरण से हम लोग इसको और क्लियर करते हैं। जैसे कि एक गुण हो गया। अब गुण, अगर मैं गुण की बात करता हूँ तो गुण में क्या होता है? गुण यह क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द किसमें? भाववाचक संज्ञा में आएगा, भाववाचक संज्ञा में, है ना। अगर आप इसको बोलते हैं गुणवान, तो देखिए यह उसकी तारीफ हो। अगर मैं किसी को बोलता हूँ गुणवान व्यक्ति है, बोलता हूँ वह गुणवान व्यक्ति है, तो देखिए उसकी विशेषता बताई जा रही है, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। किस क्या होने की? गुणवान होने की। तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण। तो संज्ञा से जो भी विशेषण बनेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे घर हो गया। अब देखिए घर हो गया, और घर से आप बना सकते हैं घरेलू। ये भी संज्ञा शब्द है, यहाँ से क्या बन गया? आपका विशेषण। तो जो भी शब्द संज्ञा शब्द से विशेषण बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हमारे पांचों विशेषण कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग एक और टॉपिक इसी से विशेषण से ही देखते हैं। जैसे कि विशेषण की अवस्था। आप इसको इंग्लिश में देखते होंगे डिग्री। कौन सी? हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री देखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। वही उसी डिग्री की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। क्या? विशेषण की अवस्था की बात। हम लोग इंग्लिश में देखते हैं डिग्री, वही डिग्री यहाँ पे अवस्था है।
जैसे कि और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि विशेषण की अवस्था का मतलब क्या होता है, विशेषण की अवस्था, तो विशेषण का मतलब क्या होता है आपको यह ध्यान देना है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बताएंगे उन्हें बोलेंगे हम विशेषण। और अवस्था की जब बात करेंगे तो अवस्था में क्या होगा, जब संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य संज्ञा या सर्वनाम से हो वह क्या होगा, विशेषण की अवस्था कहलाएगी। जब एक संज्ञा या, अभी ऐसा बोल सकते हैं हम, जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य संज्ञा या सर्वनाम से की जाए उन्हें बोलेंगे विशेषण की अवस्था। क्या, जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य संज्ञा या सर्वनाम से की जाए तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, विशेषण की अवस्था। इसको और उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो और यह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ राजू अच्छा है, राजू अच्छा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं राजू अच्छा है। अगर मैं बोलता हूँ अन्य से तुलना करता हूँ, राजू श्याम से अच्छा है, अरे वाह श्याम से अच्छा है। तो क्या किया आपने, यहाँ देखिए राजू अच्छा है मतलब ये देखिए यहाँ पे अच्छा विशेषण हो गया और राजू अच्छा है। तो अब इसकी तुलना देखिए यहाँ पे अन्य से तुलना कर रहे हैं, राजू श्याम से अच्छा है मतलब अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं बोलता हूँ राजू सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है राजू। तो देखिए यहाँ भी तुलना हो रही है, यहाँ भी तुलना हो रही है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य संज्ञा या सर्वनाम से हो वह होता है विशेषण की अवस्थाएं। इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि यह इसे बोलेंगे जो जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाती उसे हम बोलते हैं मूलावस्था। क्या, मूलावस्था। जब किसी से तुलना की जाती है, एक व्यक्ति से तुलना की जाती है ना, जब किसी एक व्यक्ति मतलब दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है जिसमें दो व्यक्ति का होना जरूरी है उसे बोलेंगे हम उत्तरावस्था। और जिसमें बहुत सारे लोगों से तुलना की जाती है, एक की तुलना बहुत सारे लोगों से की जाती है या बोला जाए सबसे की जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग उत्तमावस्था। क्या, उसे बोलते हैं हम उत्तमावस्था। क्या, जब जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, किसी से तुलना नहीं की जाएगी तो उसे बोलेंगे मूलावस्था। जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी उसे बोलेंगे उत्तरावस्था। और जब सबसे तुलना की जाएगी उसे बोलेंगे उत्तमावस्था। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग तर्क देखते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं वैसे यहाँ बना लेते हैं। पहले 3 लाइन यहाँ पे हो गया क्या, मूलावस्था। यहाँ पे हो गया उत्तरावस्था और यहाँ हो गया उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आपको पता है कि मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती। क्या, किसी से तुलना नहीं। इसमें कभी कभी आप देखेंगे या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले आप से लिखेंगे। क्या, से लिखेंगे, विशेषण से पहले आप क्या, से पद लिखेंगे। और या तो कभी कभी विशेषण के बाद आप तर प्रत्यय लगा देंगे। इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या उदाहरण लिए था, राजू श्याम से अच्छा है। तो आपने देखिए राजू श्याम से अच्छा है, आपने क्या किया, श्याम से अच्छा से जोड़ा, यहाँ पे से पद जोड़ा। तो उत्तरावस्था में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। क्या क्या, या तो से लगा रहता है या तो तर लगा हुआ होता है।
अब जैसे कि मैं बोलता हूँ इसको उदाहरण से, यहाँ बोलता हूँ मैं कोमल, कोई वस्तु कोमल है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कोई वस्तु कोमलतर है, क्या कोमलतर। देखिए यहाँ पे यह बोलता हूँ कि पेन पत्थर की तुलना में, पत्थर की तुलना में कोमलतर है, ठीक है, कोमलतर है। तो देखिए यहाँ पे से भी है पत्थर की तुलना में, या तो आप यहाँ पे से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है और यहाँ पे तर प्रत्यय लगा हुआ है। इस उदाहरण में आप देखेंगे पत्थर की तुलना में कोमलतर, या फिर आप यहाँ कर सकते थे पत्थर से पेन पत्थर से कोमलतर है। तो देखिए से लगा हुआ है, से लगा रहेगा या फिर तर लगा रहेगा, किसमें, उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में आपको यही ध्यान देना है कि या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले से लगा रहेगा, या विशेषण शब्द के बाद में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। क्या, विशेषण शब्द के साथ में तर प्रत्यय, या फिर विशेषण शब्द के ठीक पहले से प्रत्यय। अगर आप उत्तम अवस्था की बात करेंगे तो उत्तम अवस्था में क्या रहेगा, या तो सबसे विशेषण के पहले सबसे पद को जोड़ा जाएगा, है ना। सबसे पद को, क्या विशेषण के ठीक पहले सबसे पद को प्रयोग करेंगे हम लोग, या तो विशेषण के साथ में आप तम प्रत्यय लगाएंगे। इसमें क्या था, देखिए दोनों में लगभग सेम है। इसमें विशेषण से पहले से जोड़ रहे थे उत्तम अवस्था में, और इसमें विशेषण शब्द से पहले सबसे उपयोग कर रहे थे, और इसमें विशेषण शब्द के साथ में तर प्रत्यय लगा रहे थे, और इसमें विशेषण शब्द के साथ में तम प्रत्यय लगा रहे थे। इसको हम उदाहरण समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि बोलता हूँ पेन कोमल है, और आप यहाँ पे बोलते हैं पेन पत्थर से कोमल है, क्या, क्योंकि इसमें दो वस्तुओं को तुलना की जाएगी, तो आप बोलेंगे पेन पत्थर से तो कोमल है। या फिर बोल सकते हैं पेन पत्थर की तुलना में कोमलतर है, क्या, पेन पत्थर की तुलना में कोमलतर है। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द थे, दोनों शब्द का यूज कर सकते हैं आप उत्तरावस्था में, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है। और वैसे ही आप अगर उत्तम अवस्था में जाएंगे तो देखेंगे क्या बोलेंगे आप, पेन, इस शब्द को आपको उपयोग करना है, किसको, यहाँ पे जो सबसे शब्द है, तो पेन सबसे कोमल है। या फिर आप अगर तम प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पेन कोमलतम है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में, मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं, यहाँ पे दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी और यहाँ पर सबसे तुलना की जाएगी। और इसकी दो शब्द आपको याद रखने थे, क्या, से शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें या तो सबसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा या फिर तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। कुछ और ऐसे ही और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कभी कभी होता है उच्च, तो उच्च का जो उत्तरावस्था रहेगा वो रहेगा उच्चतर। आप यहाँ पे उसका उत्तमावस्था रहेगा उच्चतम। वैसे ही श्रेष्ठ रहेगा श्रेष्ठ का रहेगा श्रेष्ठतर, और यहाँ पे रहेगा श्रेष्ठतम। वैसे ही अच्छा रहेगा अच्छा। तो यहाँ पे अच्छा में तो अच्छा तर आप कर नहीं सकते, क्योंकि अच्छा तर तो कोई शब्द होता नहीं है। तो आप यहाँ करेंगे से अच्छा, और यहाँ पे करेंगे सबसे अच्छा। अगर मैं बोलता हूँ बुरा, मान लीजिए बुरा बोलता हूँ, तो यहाँ पे बोलेंगे आप से बुरा। आप वहाँ उसकी जो उत्तरावस्था रहेगी से बुरा, उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे सबसे बुरा।
तो ये आपको समझना होगा कि मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था। आप परिभाषा से भी समझ सकते हैं, उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उदाहरण भी काफ़ी मैंने समझा दिया है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। अब एक छोटा सा और पॉइंट बचा है, उसको कर लेते हैं, फिर हमारा विशेषण खत्म हो जाएगा। यह विशेषण कौन सा है? कभी कभी पेपर में उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण पूछ लेता है। कौन सा? विधेय विशेषण, उद्देश्य या विधेय विशेषण। तो हमने इंग्लिश में पढ़ा है, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय मान लीजिए है, तो एक जो कर्ता रहता है, कर्ता को हम लोग बोलते हैं, राम जैसे कर्ता हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, तो कर्ता या फिर सब्जेक्ट, इसे बोलते थे हम लोग क्या? कोई भी सेंटेंस रहता है, सेंटेंस में केवल दो ही चीज रहती थी, क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में दो ही चीज रहती थी, सॉरी, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया राम, और प्रेडिकेट हो गया जो भी बचा हुआ भाग है, इज अ गुड बॉय, वह प्रेडिकेट हो गया। इसमें भी वही चीज होता है, कर्ता, कर्ता क्या हो गया? राम हो गया, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम हो गया कर्ता, और कर्ता को ही बोलते हैं क्या हम लोग? उद्देश्य। और बाकी जो भाग है आप इसको बोलेंगे क्या? विधेय। क्या? विधेय। राम अच्छा लड़का है, उद्देश्य क्या हो गया? राम, और विधेय क्या हो गया? अच्छा लड़का है, क्योंकि कर्ता के अलावा जो भी भाग बचते हैं उसे हम बोलते हैं विधेय। तो उद्देश्य विशेषण क्या है? राम, और विधेय विशेषण हो जाएगा क्या? अच्छा लड़का है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि उद्देश्य का परिभाषा क्या होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को हम बोलते हैं उद्देश्य, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को बोलते हैं उद्देश्य, और विधेय बोलते हैं उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन। क्या? उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन कहलाता है विधेय विशेषण। अगर इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बोले मंद बुद्धि बालक हिंदी पुस्तक देख रहा था। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इसको कि मंदबुद्धि बालक हिंदी पुस्तक देख रहा था, या फिर इसको बोलता हूँ पहले मैं बालक पुस्तक देख रहा था। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बालक, ये उद्देश्य हो जाएगा, और पुस्तक देख रहा था, यह सारी चीजें हो जाएंगी विधेय। उद्देश्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता भी बोलते हैं, और विधेय को कर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? बालक पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें कर्ता क्या है और मतलब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये हो चुका हमारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हो गया क्या? कर्ता या फिर उद्देश्य। कर्म क्या हो गया? कर्म क्या कर रहा है वो? पढ़ने का, यह हो गया विधेय। अगर मैं क्रिया की बात करूं, क्रिया क्या कर रहा है वह? तो क्रिया कर रहा है वह देखने की। क्या? देखने की। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है, जो हम लोग का टॉपिक है अभी उद्देश्य विशेषण, वहाँ ये टॉपिक बस यहीं से खत्म हो जाएगा। उद्देश्य या विधेय विशेषण इसी उदाहरण से खत्म हो जाएगा। यह उदाहरण क्या बोलता है? कर्ता, देखिए क्या बोल रहा है? कर्ता के पहले, कर्ता तो ठीक है उद्देश्य है, लेकिन जो उद्देश्य है बालक का, देखिए इसकी विशेषता क्या बता रहा है? जो बालक है वह बालक क्या है? कैसा है बालक? वो बालक कैसा है? वह बालक है मंदबुद्धि बालक। कैसा? मंदबुद्धि बालक है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसे बोलेंगे उद्देश्य विशेषण।
बहुत सरल है। जैसे जो उद्देश्य है, उद्देश्य की विशेषता बताया, कौन सा, मतलब बालक तो है लेकिन कैसा बालक है, मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक, तो वह उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण है मंदबुद्धि। और वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, क्या पुस्तक तो है, पुस्तक तो विधेय है, आप इसको बोलेंगे कर्म, लेकिन वह क्या है, हिंदी पुस्तक को पढ़ रहा है, हिंदी पुस्तक को पढ़ रहा है, तो वह हो जाएगा विधेय विशेषण। क्या, विधेय विशेषण। आप इसे क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। तो मंदबुद्धि बालक हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, और हिंदी पुस्तक को आप बोलेंगे विधेय विशेषण। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि देखिए, कर्ता, क्या, कर्ता के पहले जो भी विशेषण रहेगा, जो भी विशेषण, जैसे कि यहाँ पे कर्ता क्या था, बालक था, बालक के पहले विशेषण क्या था, मंदबुद्धि का, तो कर्ता के पहले जो भी विशेषण रहेगा उसे बोलेंगे हम उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और कर्ता या फिर उद्देश्य, है ना, कर्ता को ही तो हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। और कर्ता के बाद में जो विशेषण रहेगा उसे बोलेंगे विधेय विशेषण। क्या, विधेय विशेषण। तो हमारा विशेषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्रिया, क्रिया को देखेंगे, फिर हमारा विकारी शब्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अविकारी देखेंगे, फिर अपने समास वाले टॉपिक पे लौटेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।